मुझे तो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नूरीन का खोज लगाकर इन्हें भारतीय फौज की कैद से निकालना और अहमदाबाद पहुंचाना था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी कमांड ऑफिस के कैप्टन सिंह को चोरों के बारे में मालूमात मुहैया करूं कि वो मुझे फारग कर दें। जब तक मुझे डॉक्टर अफरीदी का सुराग नहीं मिल जाता और मैं इन्हें वहां से निकाल नहीं लेता, मैं वहां अपनी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखना चाहता था। और ये इसी सूरत में हो सकता था कि मैं चोरों के सुराग के सिलसिले को अपनी मर्जी और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लटकाए रखूं। अब मैंने अपने प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया। मरहट्टा कैप्टन सिंह से मिले 2 रोज बीत गए थे। मैंने तीसरे रोज शाम को वहां जाने का मंसूबा बना लिया। इस रोज मैं डाक खाने में बैठा अपना काम कर रहा था कि बाहर बरामदे में बिखरे हुए सफेद बालों वाली खस्ता हाल शख्स को देखा, जिसके कंधे पर फटी हुई चादर थी। वो खिड़की की सलाखों के पास आकर बोला, बाबूजी, मेरी बेटी सकीना का कोई खत आया है? खिड़की के पास बैठे क्लर्क जीवन राम ने सख्त बेजारी से इसकी तरफ देखा, फिर पोस्ट मास्टर किशन दास की तरफ देखकर कहने लगा, बाबूजी, ये दीवाना फिर आ गया है, क्या जवाब दूं इसे? पोस्ट मास्टर ने अपनी ऐनक नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा, कह दो खत नहीं आया। क्लर्क ने अजनबी बूढ़े को कह दिया कि इसकी बेटी का खत नहीं आया। वो खस्ता हाल शख्स नाउमीदी के आलम में तकता रहा, फिर सर झुकाकर पीछे हटा। एक लम्हा बरामदे में चारों तरफ देखा और आह भर के बरामदे की सीढ़ियां उतरकर गांव के पुराने कुएं की तरफ चल दिया। लाखन डिसाई डाक बांटने गया हुआ था। मैंने क्लर्क से पूछा, यह शख्स कौन था? इसने नफरत से मुंह बनाकर कहा, अरे पागल है, 10 साल से अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहा है, न जाने कहां चली गई है। अब तक तो मरखब भी गई होगी। नेक दिल पोस्ट मास्टर ने कहा, जीवन बाबू, ऐसा ना कहो, हो सकता है वो जिंदा हो। क्लर्क बोला, अरे बाबूजी, जिंदा होती तो अब तक खुद ना आ गई होती। इस खस्ता हाल शख्स का नाम करीम था और कस्बे में कोशवान था। इसकी एक ही औलाद बेटी सकीना थी, जिससे इसको बड़ी मोहब्बत थी। सकीना की माँ फौत हो चुकी थी। करीम को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। वो इसकी जरूरत का ख्याल रखता था और सकीना भी बाप पर जान छिड़कती थी। 10 वर्ष पहले की बात है कि सकीना की शादी हो गई। शहर से 4 आदमी बारात लेकर आए और सकीना को ब्याह कर ले गए। सकीना ऐसे शहर गई कि फिर लौट कर ना तो खुद आई और ना अपने बाप को कोई खत ही लिखा। खुदा जाने वहां इस पर क्या गुजरी कि जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई। करीम की हालत अपनी बेटी की जुदाई में खराब होना शुरू हो गई और वो हर रोज डाकखाने में आकर बरामदे में बैठ जाता और बार बार पूछता कि इसकी बेटी का खत तो नहीं आया। शुरू शुरू में डाकखाने वाले इससे दिलजोई करते रहे, फिर इन्होंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी। इसके बाद करीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर इसे कारा जाने लगा कि क्या अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहे हो? वो मर गई है। बेचारा मुसीबत का मारा बाप 2 बरस तक शहर की खाक छानता रहा। इसे अपनी बेटी का कोई सुराग ना मिला। वो रखेलपुर वापस आ गया। लोग इसे दीवाना समझने लगे। बच्चे इसके पीछे इकट्ठा करते वो एक बार फिर अपनी बेटी को ढूंढने शहर चला गया। वहां 4-5 वर्ष तक अपनी बेटी की तलाश में दर बदर फिरते रहने के बाद अब फिर वापस कस्बे में आ गया था और डाक क्लर्क ने इसे झाड़ दिया था। मुझे बदनसीब बाप करीम भाई से बड़ी हमदर्दी हो गई, मगर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चला गया। मैं दिन भर डाकखाने में ड्यूटी देने के बाद अपनी कोठरी में आ गया। शाम को मुझे कैप्टन सिंह के यहाँ जाकर एक मनगढ़ंत रिपोर्ट देनी थी। जब सूरज गरूब हो गया और कस्बे के खेतों पर अंधेरे की सुरमई राख सी गिरने लगी तो मैं कोठरी से निकलकर पुराने किले की तरफ चल पड़ा। कैप्टन सिंह के क्वार्टर पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। क्वार्टर अच्छा खासा था। अंदर सेहन में बाग की एक क्यारी लगी थी। बरामदे में बल्ब जल रहा था। छोटे से गेट पर एक इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने इसे अपना नाम बताया तो वो मुझे अंदर ले गया। मरहट्टा कैप्टन सिंह ने मुझसे हाथ मिलाते हुए एक छोटे से सजे सजाए कमरे में बिठाया और मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर बोला, कहो दोस्त, क्या खबर लाए हो? मैंने कहा, साहब जी, आपका अंदाजा दुरुस्त था। फिरोज भाई के पास कल रात एक आदमी आया। दोनों देर तक खुसर फुसर करते रहे। ये आदमी अपने साथ एक गठरी भी लाया था जो फिरोज भाई ने रख ली थी। इसमें क्या था? कैप्टन सिंह ने पूछा। मैंने कहा, ये मैं पता नहीं चला सका, लेकिन मैंने इनकी बातें चुप कर सुन ली थी। वो क्या बातें कर रहे थे? जवाब दिया,
मैं दरवाजे के साथ लगकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। आवाज नहीं आ रही थी। बस इतना ही सुन सका कि वो सप्लाई डिपो से इस बार चीनी की बोरियां उठाने का प्रोग्राम बना रहे थे। कैप्टन सिंह की बुएं तन गईं। तो गोया फिरोज भाई चोरों का सरदार है और अब वो हमारे डिपो से चीनी की बोरियां चुराने आ रहा है। मैं सालों को शूट कर दूंगा। तुम ऐसा करो, इस आदमी पर नजर रखो। वो गांव में कहाँ है अब? मैंने कहा, वो तो सुबह सुबह चला गया था, शायद 2-1 रोज में फिर आए। कैप्टन सिंह गुस्से में उठकर टहलने लगा। वो बार बार हाथों की मुट्ठियां बंद कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है हमें, थैंक यू। तुम अब जाओ, हमें इस बार चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने समझ क्या रखा है। मैं नमस्कार करके चला आया। मैंने ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया था। मुझे मालूम था कि कैप्टन को मेरी तरफ से किसी सबूत की जरूरत है और वो भरपूर एक्शन लेगा। चनाचा इसने ऐसा ही किया। दूसरे रोज मैं अभी डाकखाने नहीं गया था कि पूना रेजिमेंट की जीप हवेली के बाहर आकर खड़ी हुई। इसमें से 4 फौजी जवान राइफलें तानने निकले और हवेली में घुस गए। इन्होंने फिरोज भाई को घसीट कर बाहर निकाला और जीप में बिठाकर देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। हवेली में औरतें और बच्चे दम बखुद होकर रह गए। मैं भी इनकी हैरानी और परेशानी में शामिल हो गया। फिर डाकखाने चला आया। 4 बजे वापस हवेली में गया तो फिरोज भाई आ गया था, मगर इसकी बुरी हालत थी। कमांडर ऑफिस में से इसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। वो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था और कस्बे का वेद इसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। इसने रोते हुए मुझे बताया कि खुदा जाने मेरे किस दुश्मन ने फौजियों को खबर दी है कि मैं इनके हाथ चोरियां करवाता हूँ। देखो, इन्होंने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। मैंने बज़ाहिर इंतहाई हमदर्दी का इजहार किया। दिल में दुख भी हुआ, लेकिन यह मेरे मिशन का एक हिस्सा था। मैं मजबूर था। चनाचा अपनी स्कीम के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए मैं एक रोज बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से ये जाहिर किया कि मैं बेहद परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात हुई? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो जवान? मैंने बड़े मुश्किल से आंसू निकालकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लें। अब मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फिरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी। इसके आदमी मुझे कत्ल करने आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कैप्टन सिंह ने फिरोज भाई को मोटी गाली देकर कहा, हमने इसकी ठकाई कर दी थी। मैं तो इसे शूट करने वाला था। मैंने कैप्टन सिंह के पांव पकड़ लिए। साहब, मुझे इससे बचा लें। सारा गांव अब मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने भारतीय सेना और भारत माता की खिदमत के लिए ऐसा किया था। अब वो मुझे जान से मारने को फिर रहे हैं। कैप्टन ने गुस्सैली आवाज में कहा, तुम्हारा कोई बाल भिका भी नहीं कर सकता जवान। मैंने हाथ जोड़ दिए, हजूर मुझ पर रहम करें। मुझे अपनी खिदमत के लिए यहीं रख लें। सोए आपके अब मेरा कोई नहीं। मैं तो अपनी नौकरी से भी गया। कैप्टन सिंह कुछ सोचने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद भाई, तुमने हमारे लिए बड़ा काम किया है। हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें इन चोरों का निशान बता दिया है जिनकी हम एक मुद्दत से तलाश में थे। अच्छा, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपनी रेजिमेंट में काम दिला दूंगा। तुम आज की रात यहीं बाहर बरामदे में सो जाना। कल तुम्हें दफ्तर में ले चलूंगा। यही मेरा मकसद था। बरामदे में एक कैंप काट डालकर मुझे कंबल दे दिया गया। रात को खाना भी मुझे वहीं मिला। मैंने रात बरामदे में गुजार दी। सुबह कैप्टन सिंह मुझे अपने साथ रेजिमेंटल ऑफिस में ले गया। यहाँ मुझे छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया गया। मुझे एक भारतीय फौजी की हरे रंग की पतलून और इसी कलर की कमीज और बूट दे दिए गए। दोपहर के बाद मैंने कैप्टन सिंह से दरख्वास्त की कि हवेली में मेरे कुछ पैसे पड़े रह गए हैं, मैं वो लाना चाहता हूँ। कैप्टन सिंह ने एक जीप में मेरे साथ 4 फौजी कर दिए। मैंने जीप कस्बे के बाहर ही एक जगह रुकवाई और खुद हवेली की तरफ गया। रास्ते में इत्तेफाक से लाखन डाकिया मिल गया। कहने लगा कि तुम कहाँ सुबह से गायब हो, दफ्तर भी नहीं आए। मैंने कहा, लाखन बाबू, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं वहाँ बड़े मज़े में हूँ, मुफ्त राशन मिलता है। इसे हैरान छोड़कर मैं हवेली में आया तो फिरोज भाई अभी तक साहब फराश था। मैं अपनी कोठरी में गया। अपने सरहाने में से 900 रुपये और सुधा रंगनी का सांप का मनका निकालकर जेब में रखा और कस्बे से निकलकर जीप में सवार होकर वापस कमांड ऑफिस में आ गया। कैप्टन सिंह ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भारतीय फौज के होते हुए किसी की क्या जुरात के मुझ पर हाथ उठाए। वैसे साहब जी, वो लोग अब मुझसे बड़ी
चिकनी चिपड़ी बातें कर रहे थे। हर कोई कहता था कि तुम गांव से क्यों चले गए, वापस आ जाओ। मैंने कहा भगवान तुमसे बचाए, अब तो मैं अपनी भारतीय सेना की खिदमत ही करूंगा। कैप्टन सिंह अपनी बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर बोला, मैंने अपने जवानों को ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आदमी को किसी ने कुछ कहा तो गोली चला देना। मैंने कैप्टन सिंह का झुककर शुक्रिया अदा किया और अपने काम में लग गया। मुझे रहने के लिए फौजियों की बैरक के अकब में एक झोंपड़ा मिल गया। मैं दिन भर वहां काम करता, खाना फौजियों के लंगर में खाता और रात को अपनी झोंपड़ी में बिछी कैंप कार्ड में आकर सो जाता। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इस पुराने किले में पूना रेजिमेंट की इस कंपनी के कोई 100 के करीब मरहट्टा सिपाही तैनात थे, जिनका कमांडर मरहट्टा कैप्टन सिंह था। मेरा काम ऑफिस में इधर उधर की चीजें वगैरह ला कर देना और कमरों की जांच भी करना था। मैं सर झुकाए अपने काम में लगा रहता, लेकिन अंदर से मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं एक एक बात का भरपूर जायजा ले रहा था। 3 रोज बाद लाखन देसाई कस्बे की पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, अहमद भाई तुम तो बड़े मजे में लगते हो, यहाँ चेहरे पर रौनक आ गई है तुम्हारे। मैंने कहा, बस दादा बड़े मजे में हूँ। कैप्टन सिंह ने लाखन देसाई को मुझसे मुस्कुराकर बातें करते देखा तो करीब आकर बोला, तुम जंगली लोग इस शरीफ जवान के दुश्मन हो, ऊपर से तुम बड़े हंस हंस कर मिलते हो। गांव वालों को कह देना कि इधर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो गोली मार दूंगा। लाखन देसाई बेचारा तो हक्का बक्का होकर रह गया, हाथ बांधकर बोला, महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं चुपके से एक तरफ को चल दिया। मैं कैप्टन सिंह को यह तासुर देने में कामयाब हो गया था कि गांव वाले ऊपर से मुझसे हंस कर मिलते हैं, क्योंकि मैं भारतीय सूरमाओं के पनाह में आ गया हूँ, लेकिन अंदर से ये मेरी जान के दुश्मन हैं। पुराने किले के पूना रेजिमेंटल ऑफिस में काम करते मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। इस दौरान में मुझे इस बात का हल्का सा निशान भी ना मिल सका कि इस किले में पाकिस्तानी साइंसदान और इसकी बेटी कैद में रखे हुए हैं। फौजी ज्यादातर मरहट्टी जबान में बातें करते थे, कोई कोई गुजराती जबान में बोल लेता था। मैं मरहट्टी जबान के अल्फाज में कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन इनकी जबान से मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी कैदी साइंसदान का जिक्र नहीं सुना था। 2-1 बार मुझे खारदार गेट में से गुजरकर पुराने किले के अंदर जाने का भी मौका मिला, लेकिन वहां वही लंबी ड्यूटी में आमने सामने 2-4 कमरे बने थे। एक खाली हवालात थी, बिल्कुल सीध में लकड़ी का एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। कंपनी के मरहट्टा फौजी जवान सुबह को ड्रिल करते, फिर किले के इर्द गिर्द अपनी अपनी पोस्टों पर जाकर पहरे पर खड़े हो जाते थे। मुझे यकीन था कि यहाँ जरूर खास बात है, वरना इस जंगल में फौज की तैनाती की बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती थी। दूसरे हमारे एजेंट की इतला गलत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी यकीनन इसी कमांड पोस्ट किले के तय खाने में कहीं कैद थे। अब मुझे शहर से आने वाले इन फौजी अफसरों का इंतजार था, जो बकौल डाकिया लाखन देसाई के वो कभी कभी यहाँ आया करते थे। इस सुनाम में मुझे कैप्टन सिंह की जुबानी पता चला कि इसने फिरोज भाई को सप्लाई डिपो की चीजें चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा के हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। मुझे अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अपने मिशन के सामने मुझे अपनी जान भी बेहकीकत मालूम होती थी। एक रोज इस पुराने किले वाली मिलिट्री पोस्ट पर मुझे कुछ गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। हवलदार किशन लाल ने मुझे हुक्म दिया कि कमरे अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर दूं। दफ्तर के सामने वाले फूलों के प्लाट में से घास काट दी जाए। सिपाहियों ने अब बूट पट्टी चमका ली। मैं खामोशी से सारी बातें, सारी तैयारियां देखता रहा और समझ गया कि कोई फौजी अफसर आ रहा है। दोपहर के बाद एक फौजी जीप कमांड पोस्ट के ऑफिस के सामने आकर रुकी। मैं बैरक की दीवार के पास अटेंशन खड़ा था। कैप्टन सिंह भी फुल वर्दी में था। इसके पीछे 4 सिपाही चाकू-चबंद खड़े थे। कैप्टन सिंह ने आगे बढ़कर जीप का दरवाजा खोला। जीप में से गंजे सर वाला गहरे सांवले रंग का एक गोल मटोल सा आदमी निकला, जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो सिविलियन कपड़ों में था। इसके साथ 2 फौजी भी उतरे। कैप्टन सिंह और दूसरे सिपाहियों ने इन्हें सल्यूट किया। सांवला गोल मटोल आदमी ब्रीफकेस थामे किले के खारदार जंगले की तरफ चला। दोनों फौजी और कैप्टन सिंह भी इसके साथ थे। ये सब किले के दरवाजे में से गुजरकर ड्यूटी में दाखिल हो गए तो खारदार जंगला बंद कर दिया गया। मैंने कमांड ऑफिस के बरामदे में बिछे बेंच को कपड़े से झाड़ते हुए पहरे पर खड़े हवलदार किशन लाल से पूछा, महाराज कोई बड़ा साहब आया है? किशन लाल बोला, अबे तुझे इसका क्या, चल अपना काम कर। मैं कान लपेट कर वहां से हट गया
और बरामदे के बाहर रखे फूलों के गमलों की तरतीब ठीक करने लगा। फिर बाल्टी लेकर कर्नल पर चला गया और उसे धोकर इसमें पानी भरने लगा। मेरा जहन इन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था, जो अभी अभी इस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से एक सिविलियन और 2 फौजी थे। यही बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लाखन देसाई के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पुरस्कार अंदाज में वहाँ आए थे, इससे जाहिर होता था कि ये महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी इसी जगह किसी तहखाने में बंद है और ये सिविलियन भारतीय साइंसदान था जो अपने फौजियों के साथ डॉक्टर अफरीदी से अपने जेर तकमील फार्मूले के बारे में मजीद पूछताछ करने आया है। पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने आने वाली दूसरी बाल्टियों के पास जाकर रख दी और खुद लंगर खाने वाली बैरक की तरफ निकल गया। मैं बरामदे के कोने में लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मेरे करीब ही एक बूढ़ा घास काट रहा था। इसे सब डीबर कहकर पुकारते थे और ये वहाँ अक्सर घास वगैरह काटने आया करता था। मैंने इसे जेब से बीड़ी निकाल कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। इधर उधर की बातों के बाद मैंने इससे कहा, चौकी पर कोई फौजी अफसर आ जाए तो लंगर में मुर्गियां काटी जाती हैं। आज हमें भी मुर्गी का शोरबा खाने को मिलेगा। बूढ़ा बीड़ी का कश लगाकर बोला, अरे भैया ये तो आते जाते रहते हैं, इस बार देर से आए हैं। मैंने पूछा, डीबर दादा ये कौन लोग हैं? इनमें से तो एक सिविलियन है, पर इसे भी सबने सलूट मारा। बूढ़ा कहने लगा, राम जाने कौन है, सुना है शहर से ये लोग आते हैं। वो घास काटने में मसरूफ हो गया। कोई 3 घंटे बाद नवार्द मेहमान किले के खारदार जंगले से बाहर आए। कैप्टन सिंह इनके हमराह था। सिविलियन ब्रीफकेस वाला इन सब के आगे आगे था। दोनों फौजी अफसर भी साथ साथ चल रहे थे। वो सब कैप्टन सिंह के कुशादा क्वार्टर की तरफ चल दिए। दोपहर 4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपने झोंपड़े की तरफ जा रहा था कि मुझे कैप्टन सिंह के क्वार्टर के बाहर 2 संतरी पहरे पर नजर आए। मैं अपनी तामचीनी के फौजी मग में लंगर से चाय बरवा कर लाया था। मैं अपनी झोंपड़ी के आगे ईंटों के चबूतरे पर बैठकर चाय पीने लगा। वहां से कैप्टन सिंह के क्वार्टर का गेट मुझे साफ नजर आ रहा था। क्वार्टर पर गहरी खामोशी छाई थी। आज कैप्टन सिंह के क्वार्टर में गाय नजर नहीं आ रही थी। इसे निकालकर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा। धूप मानद पड़ गई। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे किले के राज को हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रात का खाना मैं फौजी लंगर में जाकर खाता था, जहां मैं देख आया था कि डांगरी मुर्गियों को काट रहे थे। मैं कुछ देर बाद उठकर लंगर खाने की तरफ जाने ही लगा था कि कैप्टन सिंह के माली ने आकर कहा, चल अहमद भाई, तुझे कप्तान साहब बुला रहे हैं। मैं कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ आ गया। फौजी गार्ड मुझे जानते थे। इन्होंने मुझे कुछ ना कहा। क्वार्टर के बरामदे में बत्तियां रोशन थी। कैप्टन सिंह का अर्दली डगशेट हाथों में फलों से भरा हुआ टोकरा थामे आ गया और कहने लगा, चल बे, इसे उठाकर किचन में चल, तू कहाँ छुपा हुआ था अब तक। मैंने जल्दी से फलों का टोकरा कंधे पर उठा लिया और अर्दली के साथ क्वार्टर के अकब वाले किचन में आ गया। यहाँ खाने की देगचियां लंगर खाने से तैयार होकर आ चुकी थी। खाना थालियों में लगाया जाने लगा। मैं पीतल के तश्त में नारंगियां, केले और अनानास सजाने लगा। अर्दली ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल बे, ये चावलों की बड़ी डिश डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दे। चावल रंगदार थे और इनमें से भाप निकल रही थी। कैप्टन सिंह का डाइनिंग रूम मुझे मालूम था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की खुशबू आई। देखा कि खाने की मेज पर फूल गुलदान में सजे हैं और सामने सोफे पर कैप्टन सिंह, दोनों अजनबी फौजी और सांवला गोल मटोल सिविलियन बैठे हैं। सिविलियन सिगार पी रहा था और आपस में मराठी जबान में बातें कर रहे थे। मैं चावलों का तश्त खाने की मेज पर रखकर खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने वाज़िया तौर पर महसूस किया था कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो ये लोग बातें करते करते रुक गए थे और जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इन्होंने फिर बातें शुरू कर दी थी। मराठी ज़बान से कुछ वाकिफ होने की वजह से मैं इनकी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज बिल्कुल ना समझ सका, लेकिन मेरे कान में एक लफ्ज़ ज़रूर पड़ गया था जिसका मतलब था बेहोश लड़की। किचन में मुझे दूसरे कामों में लगा दिया गया। मेरा जहन बेहोश लड़की के बारे में सोच रहा था। बार बार इसी नतीजे पर पहुंचता कि ये लोग किले के तहखाने में डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी से पूछगिछ करके आए हैं और इनकी तशद्दुद की वजह से
डॉक्टर अफरीदी की बेटी नौरीन बेहोश हो गई है। जूं जूं सूरत हाल नाजुक हो रही थी, मेरा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। मैं तो अभी तक किले के अंदर जाने में भी कामयाब नहीं हुआ था। मेहमानों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ड पर कंबल ओढ़े पड़ गया। जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी कि जिस पर अमल करने से मैं किले के अंदर जा सकूं। इसी सोच विचार में नींद आ गई और मैं सो गया।